दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, उसके अलावा ये जो हमारी आज की स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थ्री फूल्स। क्या मतलब हुआ? फूल का मतलब होता है बेवकूफ़। द थ्री फूल्स मतलब कि तीन बेवकूफ़, या कह सकते हैं तीन मूर्ख। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was an old Brahmin who had three sons। क्या मतलब हुआ? Once मतलब एक बार, there was an old Brahmin, एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर के बाद एडजेक्टिव या नाउन को यूज़ करके वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड ब्राह्मण, एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। हु हैड थ्री सन्स। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो या जिसके। और ये जो हैड है ये पजेसिव के लिए यूज़ किया जाता है जब भी हम पजेसिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं। और पजेसिव सेंटेंस को हम पास्ट में बनाते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये शो होता है कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो क्या मतलब हुआ? हु हैड थ्री सन्स मतलब जिसके तीन बेटे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज एन ओल्ड ब्राह्मण हु हैड थ्री सन्स मतलब एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके तीन बेटे थे। नाउ अब, इवन दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। हालांकि द ओल्ड ब्राह्मण वॉज वेरी वाइज एंड लर्नड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, और लर्नड का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। तो क्या मतलब हुआ? द ओल्ड ब्राह्मण, नाउ अब, इवन दो हालांकि जो बूढ़ा ब्राह्मण था, वॉज वेरी वाइज वो बहुत समझदार था और बहुत विद्वान था। हिज थ्री सन्स उसके तीन बेटे, हैड ग्रोन अप। दोस्तों, ग्रो अप का मतलब होता है आयु का बढ़ना, उम्र बढ़ना, जहाँ पर ग्रो अप लगाया जाता है और ये थर्ड फॉर्म है। और जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज थ्री सन्स हैड ग्रोन अप उसके तीनों बेटे बड़े हो चुके थे। ग्रोन अप टू बिकम अनरीड, फुलिश एंड लेजी। दोस्तों, अनरीड का मतलब होता है अनपढ़, फुलिश मतलब बेवकूफ़, और लेजी मतलब आलसी। और वो क्या बन चुके थे? अनपढ़, मूर्ख और आलसी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हालांकि जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो काफ़ी समझदार था और वो विद्वान था, लेकिन जो उसके तीन बेटे थे वो बड़े हो चुके थे और वो क्या बन चुके थे? अनपढ़, मूर्ख और लेजी मतलब कि आलसी बन चुके थे। चलिए आगे देखिए। दिस वरीड द ओल्ड मैन। वरी का मतलब होता है चिंता और या फिर चिंतित होना। तो क्या मतलब हुआ? दिस वरीड द ओल्ड मैन, और ये जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, इसने क्या करा? वरीड द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े ब्राह्मण को, उस बूढ़े व्यक्ति को वरीड कर दिया मतलब कि चिंतित कर दिया। वन डे एक दिन, ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया, एंड सैड और कहा, टू देम उनको। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, लुक माई सन्स, देखो मेरे बेटो, यू हैव स्पेंट इनफ ईयर्स डूइंग नथिंग। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना या फिर खर्च करना, और यहाँ पर मतलब है बिताना, और ये स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंड। तो जब भी हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या कहा? देखो मेरे बेटो, यू हैव स्पेंट इनफ ईयर्स, आपने कई साल मतलब कि बहुत साल बिता दिए हैं, डूइंग नथिंग मतलब बिना कुछ करे हुए। नाउ अब, इट इज़ टाइम, समय आ गया है,
फॉर द थ्री ऑफ यू, तुम तीनों के लिए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द थ्री ऑफ यू, अब ये तीनों, आप तीनों के लिए समय है। टू गो, जाओ। एंड फाइंड अ टीचर, और एक शिक्षक को, एक टीचर को ढूंढो। हु विल गिव यू द नॉलेज, जो आपको ज्ञान देगा। एंड लर्निंग, और एक सीख देगा। टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ, एक फलदायी जीवन जीने के लिए। फ्रूटफुल लाइफ का मतलब होता है फलदायी जीवन। चलिए आगे देखिए। द थ्री यंग ब्राह्मण्स अग्रीड एंड दे वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ? द थ्री यंग ब्राह्मण अग्रीड। दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जो तीन, ये जो जवान, जो युवा ब्राह्मण थे, अग्रीड, वो सहमत हो गए। एंड और दे वेंट आउट, और वो बाहर निकल गए। इनटू द वर्ल्ड, संसार में। इन सर्च ऑफ ए गुड मास्टर, एक अच्छे शिक्षक की तलाश में। चलिए आगे देखिए। दे फाउंड सच आ मास्टर, उन्हें एक ऐसा, सच मतलब ऐसा, और उन्हें एक ऐसा शिक्षक, एक मास्टर मिल गया। मास्टर का मतलब होता है गुरु या फिर शिक्षक, और उन्हें एक ऐसा शिक्षक, एक मास्टर मिल गया। हु एजुकेटेड देम, एजुकेट करने का मतलब होता है शिक्षित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हु एजुकेटेड देम, जिसने उन्हें शिक्षित किया। टॉट देम, उन्हें सिखाया। टू बी वाइज, समझदार होना। एंड टू नेवर वेनली टेस्ट, और उन्हें ये सिखाया कि वो कभी टेस्ट मतलब परीक्षा ना लें। वेनली का मतलब होता है व्यर्थ रूप से, बेकार में टेस्ट ना करें। और यूज़ या फिर यूज़ ना करें देयर न्यू फाउंड नॉलेज, अपने नए मिले हुए ज्ञान का। तो जो उन्हें एक ऐसा शिक्षक मिल गया जिसने उनको क्या करा, उनको शिक्षित किया, और उनको ये चीज़ सिखाई कि वो कभी भी अपनी शक्तियों को, जो उन्होंने सीखा है, जो उनको नॉलेज है, वो कभी भी उसको व्यर्थ में उसका इस्तेमाल ना करें, उसको टेस्ट ना करें। चलिए आगे देखिए। नाउ, अब द थ्री यंग ब्राह्मण्स वर लर्नड, तो अब ये जो तीनों ब्राह्मण थे वो क्या थे? विद्वान हो चुके थे, विद्वान बन चुके थे। दे न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है। दे न्यू, वे जानते थे। मैनी थिंग्स, वो कई चीज़ों को जानते थे। दे हैड इवन लर्नड, ये दोस्तों ये लर्न की थर्ड फॉर्म है, लर्नड, इसका मतलब था सीखना। दे हैड इवन लर्नड, वो ये भी सीख चुके थे। अ फ्यू रियली अमेजिंग थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ों को, मतलब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ों को भी वो सीख चुके थे। अमेजिंग थिंग्स मतलब अद्भुत चीज़ें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे हैड इवन लर्नड अ फ्यू रियली अमेजिंग थिंग्स, और यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ों को भी सीख चुके थे। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन। दे डिसाइडेड टू गो बैक टू देयर विलेज टू मीट देयर फादर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो पूरा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्या करना होता है। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। तो डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, और ये यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। उसके बाद गो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब या तीन वर्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहली वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंगली आती है, और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन दे डिसाइडेड टू गो बैक, उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। टू देयर विलेज, अपने गांव। देयर मतलब अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। टू मीट देयर फादर, अपने पिता से मिलने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही वुड बी सो हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश होंगे। टू सी दैम, उनको देखकर। लर्नड, कि वो विद्वान हो चुके हैं। एंड इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हासिल हो जाना, और उनको इक्विप्ड हो चुके हैं, हासिल हो चुकी हैं मतलब वो चीज़ें। टू फेस द वर्ल्ड, कि वो दुनिया का सामना कर सकें। सो इसलिए द थ्री ब्राह्मण्स सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना। जो ये तीनों ब्राह्मण थे वो निकल पड़े। ऑन द वे, रास्ते पर। दे हैड टू क्रॉस अ बिग फॉरेस्ट। दोस्तों हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा, वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है जब वो व्यक्ति कोई भी ऐसी क्रिया करता है जो वो नहीं करना चाहता था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन द वे, रास्ते पर। दे हैड टू क्रॉस अ बिग फॉरेस्ट, उन्हें मतलब अपने रास्ते पर एक बड़ा जंगल क्रॉस करना पड़ा, उसको पार करना पड़ा। वाइल मतलब, वाइल का मतलब जबकि या फिर इस दौरान। वाइल दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल में चलने के दौरान। वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, वाइल मतलब दौरान। वाइल दे वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में चल रहे थे।
दे सॉ, दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, SAW, मतलब देखना और सॉ मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। और दोस्तों बहुत से लोग इसको सॉ पढ़ते हैं जो कि गलत सा पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो जब भी ऐसा वर्ड आएगा SAW तो आप इसको पढ़ेंगे सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, दे सॉ, उन्होंने देखा, अ हंटर, एक शिकारी को, हु हैड जस्ट स्किन्ड अ लॉयन, मतलब जिसने एक लॉइन की, एक शेर की खाल उतारी, उसी समय एक खाल उतारी थी एक शेर की। पुटिंग द स्किन, और जो उसकी त्वचा थी, स्किन थी, एंड बोन्स, और हड्डियों को, इन सेपरेट बैग्स, और उसने अलग अलग बैगों में, अलग अलग थैलों में रखा हुआ था उसकी हड्डियों को और उसकी त्वचा को। द 3 ब्राह्मण्स स्टॉप्ड हिम, जो तीनों ब्राह्मण थे उन्होंने उसे रोका, एंड पेड, और उसे दिए, एंड पेड हिम ऑफ फॉर द स्किन एंड बोन्स। पेड ऑफ का मतलब होता है उसकी कीमत अदा करना, और उस व्यक्ति को हड्डियों और जो स्किन थी उसके लिए उन्होंने उसे उसकी कीमत अदा कर दी। चलिए आगे देखिए। देन, फिर, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू टेस्ट, परीक्षा करने का, मतलब इम्तिहान लेने का, देयर नॉलेज, अपने ज्ञान का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर उन्होंने फैसला किया जांच करने का, मतलब परीक्षा करने का, देयर नॉलेज, अपने ज्ञान की परीक्षा करने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ दैम पुल्ड आउट ऑल द बोन्स इन द बैग, उनमें से एक ने, पुल आउट मतलब होता है खींच कर किसी चीज़ को बाहर निकालना, उसने पुल आउट किया मतलब खींच के बाहर निकाली, ऑल द बोन्स, सारी हड्डियों को, इन द बैग, जो कि बैग में थी, एंड यूजिंग अ स्पेल, स्पेल का मतलब होता है कोई मंत्र वगैरह, तो एक मंत्र का इस्तेमाल कर कर, ही हैड लर्नड, जो उसने सीखा था, अरेंज्ड, उसने उनको अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, द बोन्स, हड्डियों को, टुगेदर, एक साथ, टू फॉर्म अ परफेक्ट स्केलेटन, और एक परफेक्ट मतलब पूरा एक स्केलेटन, स्केलेटन मतलब कंकाल, इस कंकाल बना दिया, ऑफ ए लॉइन, एक शेर का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उनमें से एक ने मतलब उस थैले में से हड्डियों को खींचकर बाहर निकाला, और एक मंत्र का इस्तेमाल किया जो कि उसने सीखा था, उससे उन्होंने क्या करा, उसने हड्डियों को व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया एक साथ, और उसने एक परफेक्ट, एक पूर्ण मतलब एक स्केलेटन जो था, जो कंकाल था शेर का, वो तैयार कर दिया। फॉर्म मतलब होता है किसी चीज़ को बना देना, तो उसने उसको बना दिया। चलिए आगे देखिए। द सेकेंड ब्राह्मण, और जो दूसरा ब्राह्मण था, यूज्ड अ स्पेल, उसने एक मंत्र का इस्तेमाल किया, ही हैड लर्नड, जो उसने सीखा था, एंड कवर्ड द लॉइन विथ फ्लैश, और उसने उस शेर को कवर कर दिया, ढक दिया, विद फ्लैश मतलब मांस से, टिश्यूज, जो मसल्स थे उससे, मसल से, टिश्यू से, एंड स्किन, और खाल से। द थर्ड ब्राह्मण यूज्ड अ स्पेल, जो तीसरा ब्राह्मण था उसने एक स्पेल को, एक मंत्र का इस्तेमाल किया, ही हैड लर्नड, जो उसने सीखा था, एंड गेव लाइफ, और जीवन दे दिया, टू द लॉइन, शेर को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब तो शेर जिंदा हो चुका है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द लॉयन गॉट अप, ये गेटअप की सेकेंड फॉर्म है, गॉट अप। द लॉयन गॉट अप, शेर उठा, एंड ट्रू टू इट्स नेचर, और अपने नेचर के, अपने स्वभाव के हिसाब से, किल्ड ऑल ऑफ दैम, उन सबको मार दिया। चलिए दोस्तों, ये जो शेर का नेचर होता है, ये थोड़े वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो मार ही देते हैं इंसान को। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बेताल हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टोरी टर्न्ड टू द किंग विक्रम एंड आस्क्ड हिम, क्या मतलब हुआ, बेताल हैविंग कंप्लीटेड स्टोरी मतलब बेताल ने अपनी कहानी को ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट मतलब पूरा करने के बाद, टर्न टू द किंग विक्रम, वो राजा विक्रम की तरफ मुड़ा, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, यू सॉ, तुमने देखा, हाउ, कैसे, द 3 लेजी यंग ब्राह्मण, जो ये 3 लेजी मतलब आलसी युवा ब्राह्मण थे, एक्वायर्ड नॉलेज, उन्होंने नॉलेज को मतलब ज्ञान को हासिल किया, एक्वायर मतलब हासिल करना, नॉलेज को हासिल किया, बट लेकिन फेल शॉर्ट ऑफ बीइंग वाइज, और ये फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी पड़ जाना, लेकिन उनमें कमी पड़ गई, और बीइंग वाइज, समझदारी की उनके अंदर कमी हो गई। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, विच वन ऑफ द 3 ब्राह्मण्स, मतलब जो कौन सा ब्राह्मण है, वॉज द मोस्ट फुलिश, जो सबसे अधिक मूर्ख था, फुलिश मोस्ट फुलिश मतलब जो सबसे ज़्यादा मूर्ख था। किंग विक्रम आंसर्ड, जो राजा विक्रम थे उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखते हैं कि राजा ने क्या जवाब दिया।
अनडाउटेडलेसली, दोस्तों ये जो वर्ड है अनडाउटेडलेसली, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब का मतलब होता है किसी भी वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसके लास्ट में एल वाई आता है, तो ज़्यादातर ऐसे जो वर्ड आप देखें जिनमें एल वाई आता है तो वो एडवर्ब होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, डाउटलेसली, डाउटलेसली का मतलब बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के। ऑल थ्री वर फूल्स, मतलब जो तीनों थे वो फूल्स, मूर्ख थे। टू टेस्ट देयर नॉलेज वेनली, और वो क्यों मूर्ख थे, टू टेस्ट क्योंकि उन्होंने टेस्ट की, जांच की, मतलब परीक्षा की, देयर नॉलेज अपने नॉलेज की, वेनली, वेनली का मतलब व्यर्थ रूप से, बेकार में। तो क्या मतलब हुआ कि डाउटलेसली ऑल थ्री ऑफ देम वर फूल्स, मतलब बिना किसी शक के वो तीनों मूर्ख ही थे। टू टेस्ट देयर नॉलेज, जिन्होंने अपना मतलब कि ज्ञान की परीक्षा के लिए, वेनली बेकार में जिन्होंने अपने ज्ञान की परीक्षा ली। बट लेकिन द बिगेस्ट फूल अमंग द थ्री ब्राह्मण्स, लेकिन उन तीनों ब्राह्मणों के बीच में जो सबसे बड़ा मूर्ख था, वॉज द वन, वो वह व्यक्ति था, हु गेव लाइफ टू द लॉइन, जिसने उस शेर को जीवन दिया। और दोस्तों ये जो है ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये सारे तीनों ब्राह्मण थे उनमें जो सबसे बड़ा मूर्ख था वो कौन था, वो वह व्यक्ति था जिसने उस शेर को जीवन दिया। इट वॉज वन थिंग टू बिल्ड अ स्केलेटन, मतलब एक स्केलेटन को बनाना, कंकाल को बनाना एक अलग चीज़ है, एक दूसरी बात है। या फिर टू गिव इट फ्लैश, या फिर उसे एक मांस देना और इस खाल देना। एंड अनदर थिंग टू गिव लाइफ, लेकिन उसको जीवन देना वो क्या था, एक दूसरी बात थी। टू अ डेड लॉइन, एक मरे हुए शेर को। चलिए आगे देखिए। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, ड्यू टू हिज एक्सट्रीम फुलिशनेस, एक्सट्रीम फुलिशनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी। तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर इसलिए, ड्यू टू हिज एक्सट्रीम फुलिशनेस, उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की वजह से, ऑल थ्री पेड विद देयर लाइव्स, उन्हें अपनी मतलब कि अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी।